अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उवैस मीर है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, फोटोग्राफर हूँ एंड वीडियो एडिटर हूँ। एंड मैं 1 मिलियन लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ वाया फेसबुक टू नो अबाउट देयर थॉट्स अबाउट देयर लाइफ जर्नीज एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। So that's why I am conducting daily 4 to 5 live sessions on Facebook एंड रोज़ाना मैं नए गेस्ट को इनवाइट करता हूँ एंड उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानता हूँ एंड उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो व्यूवर्स हमें देखते होंगे या जो इस रिकॉर्डेड लाइव वीडियो को बाद में देखेंगे, वो भी जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे लर्न करते होंगे। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्क्रीन पर, उनका नाम वासिफ अंसारी है एंड ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं इनका खुद इंट्रोडक्शन नहीं करवाना चाहूँगा क्योंकि मैं इनका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन ना करवा सकूँ। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आप खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से जान सकें। जी वासिफ भाई। जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड योर ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इन्होंने बताया, मेरा नाम वासिफ अंसारी है और मैं बायसीत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यूथ पार्लियामेंट में सर्व कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ बाय द नेम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। उसके अलावा मैं जो है वो एक पाकिस्तान की एक लीडिंग हेल्थ सेक्टर में सर्व कर रहा हूँ और रिसेंटली उसी सिलसिले में जो है अपने सोशल रमज़ान ट्रांसमिशन को भी होस्ट करा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट के लिए बाय द नेम ऑफ पैगाम रमज़ान। और मेरे लिए ऑनर की बात थी कि वो मैंने जो पैगाम रमज़ान की ट्रांसमिशन है वो यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक चैनल बाय जिसका नाम वाईपी टीवी है उस पर होस्ट करी अपने दो साथियों के साथ। उसका इनिशिएटिव जो है वो सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट दीवान सनी का था और मैंने और मेरे दोस्त मोहम्मद तला सलीम ने, जो यूथ पार्लियामेंट के अंदर बायसीत डिप्टी सेक्रेटरी इंटरनेशनल रिलेशन सर्व कर रहे हैं, उनके साथ मैंने जो है ये पैगाम रमज़ान को होस्ट करा। और इसका जो इनिशिएटिव था वो सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट दीवान सनी का था और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने जो है वो एक बहुत कामयाब रमज़ान डिजिटल रमज़ान ट्रांसमिशन करी जिसके अंदर हमने बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, पीपल फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री, पीपल फ्रॉम शोबिज, सबका इंटरव्यू करा। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वी फेल्ट वेरी मच appreciated and thanks to almighty Allah who has given us the opportunity. ओके भाई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो अबाउट योर एज। व्हाट इज योर एज? I am 23. I am 22 right now, and I will be turning 23 tomorrow. It's my birthday tomorrow. That's why I ask you to take my interview today because I have some plans to do. तो जब भी मैंने आपसे कहा कि हम जो है वो आज ही इंटरव्यू अपना कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक तो कल जो है वो अपनी ऑफिस के अपनी जो मेरी जो कुछ मसरूफियात हैं अपने बिजनेस की ऑफिशियल, और उसके अलावा फिर मेरी रात को ज़रा जो है वो अपनी घर वालों के साथ एक गेट टुगेदर है जिसकी वजह से मैं शायद कल बहुत बिजी होता या वक्त नहीं दे पाता। तो अच्छी बात नहीं थी कि आपने इस ख्वाहिश का इजहार करा और मैं आपको मना करता। तो जब भी मैंने आज आपके सेशन में बैठने के आपसे ख्वाहिश का इजहार किया। जी सर। ओके तो सर माशाल्लाह आप 22 की एज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जो आपको देखते होंगे, जो पर्सन्स आपको फॉलो करते होंगे, वो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा सीखते भी होंगे। सो एंड सेकंड, हैप्पी बर्थडे टू यू क्योंकि आपकी टुमारो बर्थडे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड इसके बाद सर मैं आपसे आपकी वो लाइफ जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा। आपकी एजुकेशन क्या है एंड जब आप छोटे थे तो आप क्या सोचते थे मैंने बड़े होकर क्या बनना है?
आई एम परसुइंग माई डिग्री फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अगर मैं ये बात करूँ कि मैं छोटा था तो मैं क्या बनना चाहता, तो आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर। क्रिकेटर बनने का इंस्पिरेशन थी, बहुत सारे लोग पसंद थे और क्रिकेट देखता था, खेलने का भी शौक था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, शायद एजुकेशन की वजह से या सोशल लाइफ में आने की वजह से, वो जो शौक था वो फिर जो है वो सोशल मीडिया या मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो गया। और जब पॉलिटिशियंस से मिला तो फिर वो जो है वो मीडिया और मीडिया और पॉलिटिक्स की तरफ जो है वो जो क्रिकेट का एक शौक था वो उस तरफ कन्वर्ट हो गया। तो वो अपना, मैं समझता हूँ कि अब जो मैंने हॉबी अपनी अपना एम बनाया उसके ऊपर मैं परस्यू कर रहा हूँ और उसकी ही जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ या उसी के ऊपर स्मार्टली वर्क कर रहा हूँ। और शायद इसी वजह से मैंने जो है वो ये सेशंस भी कंडक्ट कर रहा हूँ, सेशंस दे भी रहा हूँ, सेशन ले भी रहा हूँ, लोगों को इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, लोगों से इंटरव्यू ले भी रहा हूँ। और इसी वजह से मैंने डिजिटल रमजान ट्रांसमिशन करी, ताकि मैं समझता हूँ कि मैं अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकूँ। क्योंकि स्किल्स के अंदर आप जब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप बात करते हैं तो आपको अपने आप को प्रैक्टिस करनी होती है, बिकॉज आई बिलीव कि प्रैक्टिस आपके स्किल्स को इन्हेंस करती है। और मीडिया में जाने के लिए आपको जो एक कैमरा शाइनेस होती है या जो कैमरा फेस करने का खौफ होता है वो आपको खत्म करना पड़ता है। तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसी के लिए काम कर रहा हूँ। ओके, माशाल्लाह भाई। अच्छा, तो ये अब मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि आप पॉलिटिशियन से मिले तो आप इस फील्ड में आ गए, एंड ये सब कैसे हुआ, आपने स्टार्ट कैसे किया, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जब मैंने अपना इंटरमीडिएट ख़त्म किया तो उस वक़्त मुझे एक नया-नया शौक शुरू हुआ था। मैट्रिक के अंदर ही वो शौक शुरू हुआ था। उसको हमने इंटरमीडिएट में आके जामा अमली तौर पे शुरू करा। और वो ये था कि हम डिबेट करना चाहते थे। हमारे बहुत सारे दोस्त स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे। और जब मैं क्लास 8 में था तो मैंने भी एक फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो एक किसी स्पीच कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। और क्योंकि आप जब देखते हैं कि आपके दोस्त ये सारे काम कर रहे हैं तो आपको भी शौक होता है कि व्हाई नॉट आई कैन डू दैट। तो वो करना उससे आगाज किया। ऑल्दो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज वर्स। उसके साथ फिर क्योंकि शौक था तो उसके ऊपर जो है वो मेहनत करी। और फिर इंटरमीडिएट में जब मैं आया तो फर्स्ट ईयर में मैंने इंटर कॉलेज मुकाबले में हिस्सा लिया। और जब मैं सेकंड ईयर में था तो आई वॉन्ट दैट इंग्लिश स्पीच कंपटीशन। उसके बाद मैं समझता हूँ 2016 के अंदर से लेकर 2018 तक मैंने तकरीबन तकरीबन तमाम ही स्पीच कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। और फिर उसी के थ्रू जो है मुझे यूथ पार्लियामेंट का रेफरेंस मिला, क्योंकि मैं एक डिबेट कंपटीशन का हिस्सा था जिसका इनेकाद जो है वो उस वक्त के सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट ने किया था। मैंने उनसे कहा कि मैं यूथ पार्लियामेंट में आना चाहता हूँ। ऑल्दो मैंने यूथ पार्लियामेंट उससे पहले भी उनके प्रोग्राम्स देखता था, तो मेरे अंदर भी ख्वाहिश थी कि मैं भी उनकी तरह जो है वो और यूथ पार्लियामेंटेरियंस की तरह जो है वो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया पर्सनैलिटीज इन सबसे मिलूं। और मैंने उनसे कहा कि मैं यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो अपना ये हमारी डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये आप फिल करें और अपना जो है वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें। मेंबरशिप के लिए मैंने अप्लाई करा, देन आई लकीली गॉट सेलेक्टेड। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, जो उस वक्त जो है वो चेयरमैन यूथ पार्लियामेंट जनाब रिजवान जाफर साहब ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यूथ पार्लियामेंट क्यों आना चाहते हैं और क्या आपके मोटिव्स हैं। मैंने ये सब बताया। उसके बाद लकीली 2 दिन बाद मेरी सिलेक्शन हो गई। और फिर जब से यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बना उसके बाद मैं समझता हूँ वो एक टर्निंग मूवमेंट था। उसके बाद से लेके आज तक तकरीबन तमाम ही बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया इंडस्ट्री के लोग, शोबेस के लोग, तमाम ही लोगों से मिलने का मौका मिला। और फिर उनके साथ जब आप एक ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आप उनके नशेबो फराज से आप अमहांग होते हैं। और पॉलिटिक्स में आने का फिर जो है वो वहां से शौक
शौक तो पहले से था, फिर वहां से तलब शुरू हुई, चाहत शुरू हुई, पॉलिटिशियन से हम मिलते थे, हम देखते थे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वो असेंबलीज में बैठ के लोगों के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग होती है, उनकी एक जो है वो एक जिंदगी होती है। और फिर पॉलिटिशियंस फिर और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर पॉलिटिक्स का जो शौक था वो कैसे शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मैं मेरे घर में जो है वो बहुत खुलकर पॉलिटिक्स पर, बहुत खुलकर दीन पर, बहुत खुलकर हिस्ट्री पर बात होती है, जिसकी वजह से एक आपके अंदर शौक पैदा होता है जब आपको आपकी हिस्ट्री पता चले कि सिंस व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री, आपकी मुल्क कैसे कयाम अमल में आया, आप क्यों मुल्क कयाम अमल में आया, क्या वजूहत थी कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते थे उन्होंने एक अलग मुल्क की तलब करी, और फिर जब अलग एक मुल्क बन गया तो आज तक उस मुल्क के अंदर क्या क्या नशेबो फराज के लम्हात आए, किसने कैसा काम करा, कौन किसके साथ था, किसने गलती करी, किसने अच्छा काम करा। तो जब आप इन सब चीज़ों का आपको घर से बताया जाता है, देखें अगर मुझे कोई पार्टी का आदमी, किसी पार्टी का आदमी ये अपनी पार्टी की तारीफ कर रहा होगा तो शायद मैं ये सोचूंगा यार ये तो अपनी पार्टी की जो है वो अच्छाइयाँ बता रहे और अपने जो मुखालफिन है उनकी बुराइयां बता रहे। लेकिन जब आपके घर के लोग आपको सारी हिस्ट्री बताते हैं, जब आपके घर के लोग आपको सियासी लोगों का जो है वो खोल कर हिस्ट्री बताते हैं कि जो आज यहाँ पर पहुंचे वो कहाँ तक कैसे पहुंचे, तो आपको यकीन होता है। फिर उसी तरह से मैं समझता हूँ इस वजह से यहाँ से शौक शुरू हुआ। और फिर जब हमने अमली तौर पर सियासत दानों से मिले तो हमें इस बात का अंदाजा भी हुआ कि कौन क्या काम कर रहा है। और जब भी मैं ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहता है, मैं उन तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बनिए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का हिस्सा बनिए, ना सिर्फ सियासी निज़ाम का बल्कि सिविल डिप्लोमेसी का हिस्सा बनिए, मिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए। क्योंकि जब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम के अंदर फ्लॉज हैं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर अच्छे लोग नहीं है, तो मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे बताइए, जब पढ़े लिखा तबका जो है वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा तो फिर यही लोग बनेंगे जो डिसऑनेस्ट होंगे, जो मुल्क जिनका मकसद सियासत में सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ डेवलपमेंट होगा। जब पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान की असेंबलीज में बैठेगा, पाकिस्तान के मामला जब पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान तबके के हाथ में निजामत होगी तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा, क्योंकि उसका पैशन सियासत होगा, उसका प्रोफेशन सियासत नहीं होगा। माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि आज जो ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं दे आर परसुइंग देयर पॉलिटिकल करियर एज अ प्रोफेशन, बट आई बिलीव कि अगर कोई डॉक्टर होगा, कोई अगर इंजीनियर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, तो ही इज गेटिंग हिज ब्रेड एंड बटर फ्रॉम हिज जॉब, हिज हॉबी, हिज बिजनेस। तो वो प्रोफेशन के तौर पे नहीं, सियासत को पैशन के तौर पे करेगा, वो सियासत को खिदमत के तौर पे करेगा, कमाने के लिए नहीं करेगा। तो मैं जब भी लोगों से, नौजवानों से और आपके सेशन की तवज्जो से भी, क्योंकि आप जो है वो फैसलाबाद में रहते हैं और पाकिस्तान का एक बहुत जी शऊर और पढ़ा लिखा मुल्क से मोहब्बत करने वाला तबका आपके शहर में रहता है, और आपके शहर में वो लोग भी रहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। फैसलाबाद जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी हब है। तो मैं उन तमाम लोगों से ये भी कहता हूँ कि ना सिर्फ जॉब कीजिए बल्कि इनिशिएट कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, और आपके शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जितनी अपॉर्चुनिटी, जितने बड़े लोग हैं उनसे मिलिए। मैं उन तमाम लोगों से आपके इस सेशन के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो यू गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। या मैं ये कहूँ कि अगर एक कराची में रहने वाला शख्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर परस्यू करना चाहता है अपना करियर, तो ही गॉट लेस अपॉर्चुनिटीज देन अ पर्सन हु इज लिविंग इन फैसलाबाद, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो आपके शहर में है। बड़े जितने भी ताजर हैं कपड़े के या टेक्सटाइल के, वो आपके शहर में है। आप उनसे मिलिए। देखिए मैं एक बात बहुत क्लियरली जानता हूँ और मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं
जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चले अभी बिजनेस पे बात हो रही है तो पहले बिजनेस को हम खत्म कर लेते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, अगर आप अपना करियर टेक्सटाइल के अंदर, अगर मैं, क्योंकि आप फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं और आपकी जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो फैसलाबाद की है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना टेक्सटाइल के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आज से ही अपना एक रोल मॉडल सेट कीजिए। आप ये सोच लीजिए ये ताजर या ये इंडस्ट्रियलिस्ट मेरा रोल मॉडल है, आप उसको फॉलो करिए। उसके अलावा भी लोगों से मिलिए, लोगों से मिलना जरूरी है। अपना सोशल कांटेक्ट बढ़ाइए, जैसे कि आपने कहा कि मैं लोगों से जो है वो कांटेक्ट बढ़ाना चाहता हूँ, अपना जो सोशल कांटेक्ट है वो बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद बड़े शहरों में रहने वाले ही लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फैसलाबाद भी एक डेवलपिंग सिटी है। और आप जैसे लोग जो इस वक्त जो है सोशल मीडिया की जीनत बने हुए, मैं तो जीनत कहूंगा आपको, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मैं आप, क्योंकि आप खुद भी एक जो है वो आप बाय प्रोफेशन जो है वो आप मीडिया के आदमी हैं, तो मैं आपसे कहूंगा और आपके सेशन की तवज्जो से उन तमाम लोगों से भी कहूंगा कि अपना जो सोशल कांटेक्ट है वो बढ़ाइए। और मैं आपको यकीन से और दावे से ये कह सकता हूँ, अपना 3 साल के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि आपके सोशल कांटेक्ट आपको आज भी बहुत हेल्पफुल होंगे, और जब आप अपना करियर परस्यू कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको बहुत काम देंगे। और इसी तरह से मैं जैसे मैंने रोल मॉडल की बात करी, तो मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि अपना रोल मॉडल सेट कीजिए, अपना एम सेट कीजिए, उसके ऊपर स्मार्टली वर्क कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखिए। देखिए, यू गॉट टू ऑप्शंस टू परस्यू योर करियर। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है, ये तो आप खुद एक्सपीरियंस करिए, खुद ठोकर खाइए और एक्सपीरियंस हासिल करिए, या दूसरे के एक्सपीरियंस से काम उठाइए। आपके दरमियान बड़े ताजिर बैठे हैं, आपके दरमियान बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पाइनियर्स बैठे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टाइकून्स बैठे हैं, आप उनसे मिलिए। वो आपको ये बताएंगे कि ही उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज वो हीरो कैसे बन गए। वो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने एक कपड़े की दुकान से शुरू किया था और आज वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर टाइकून कैसे बन गए। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ नशिस्तें कीजिए, वो आपको टाइम देंगे, आप उनसे पूछिए, आप उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जगह वहां वहां जाइए, वो विजिट कीजिए, और वो आपको अप्रिशिएट करेंगे इस बात के लिए। क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँ कि आज आप मेरे इंटरव्यू की जगह अगर आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आदमी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और आप ये बोलते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, आप अपने जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आप हमें विजिट कराए, तो ही लव टू डू दैट, बिकॉज उसके लिए तो ये फ्री की जो है वो पब्लिसिटी है। अगर आप किसी टॉवल इंडस्ट्री के आदमी के पास जाए, किसी जो है जो आपके प्रेड बनाते हैं, जैसे आप खवातीन की जो लॉन प्रिंटिंग होती है, ये लॉन जो होती है, ये जो आपके जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग अपने टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा जो तबका है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो गुड्स बनते हैं वो आपके शहर में बनते हैं, आप उनसे बोलिए कि मैं आपकी जब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो देखना चाहता हूँ। वो आपको ही लव टू डू दैट, वो आपको वेलकम करेंगे, वो आपको अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा विजिट कराएंगे, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे, वो बोलेंगे हम यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं, यहाँ हम जो है वो उसको क्लीनिंग करते हैं, ऐसे बनाते हैं। क्योंकि उसके लिए तो वो आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं कि आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये कि एक तो आपको वो कंटेंट दे रहा है अपने चैनल पर डालने के लिए, सेकेंडली वो आपको सिखा रहा है कि वो आज यहाँ कैसे पहुंचे। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो अब लोग ये समझते हैं शायद वो एक बड़ा आदमी आपको अपना राज नहीं बताएगा, उसको बताने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उसने तो वो फॉर्मूले को इस्तेमाल करके उस फॉर्मूले को निचोड़ लिया है, अब तो वो फेंकने के लिए उसके लिए बचा है। तो ऐसे ही आप लोगों से मिलिए, अपना सोशल कांटेक्ट बढ़ाइए, और जो लोग अपना जिनका सोशल कांटेक्ट जितना बड़ा होगा, मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त डिजिटल मीडिया का, डिजिटली आप, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, आप लोगों से जो है वो फिजिकली नहीं मिल सकते आप, लेकिन आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी को भी रीच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप फिजिकली किसी बंदे से मिलने जाएं और आप चाहें कि कोई बड़ा बिजनेसमैन आपसे मिल ले, तो शायद वो आपको टाइम देने से उसके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे बोलें कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, 20 आधे घंटे का इंटरव्यू करना चाहता हूँ थ्रू सोशल मीडिया, तो वो आपको बहुत आसानी से एग्री हो जाएगा। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कि अगर आप किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो आपको एक मुसाफत तय कर उसकी जगह पे पहुंचना पड़ेगा, जब आप जाके इंटरव्यू कर सकते हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी ये कि आप उसको मैसेज करें,
कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, वो आपको कल परसों किसी दिन का भी टाइम दे देगा और आप उनसे इंटरव्यू करें, जिसके अंदर जो एक चीपर वे टू क्रिएट एक्सपीरियंस, टू क्रिएट योर लिंक्स भी है और टू गेट कंटेंट भी है। देखिए, अगर आप किसी का इंटरव्यू करने में अगर आपसे पूछूं कि साफत तय करके उसके जगह पर पहुंचना पड़ेगा, जो एक एक्सपेंस है, सही है। लेकिन अगर आप उससे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करेंगे तो ये चीपर वे है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि अपना सोशल कांटेक्ट बढ़ाइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और अपने सोशल कांटेक्ट को जरूर बढ़ाइए और एक्सपीरियंस हासिल करना शुरू कीजिए, अपना रोल मॉडल सेट कीजिए। ओके वासिफ भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया और बहुत अच्छी सजेशंस भी दी हैं और बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब भी कर दिया। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारे एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह आप खुद इस फील्ड में भी हैं, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्स की। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या रोल अदा कर रही है, हमें वो चीज़ें मिल रही हैं जो हमें चाहिए या हमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हमें वो तालीम मिल रही है जो हमें चाहिए। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपसे ही ले लेता हूँ। आप ये बताइए कि आपने फ्लॉपी डिस्क देखी है? यस। यस। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं या आपका छोटा भाई आपसे पूछे फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? दिखा के। प्रैक्टिकल। आपके पास फ्लॉपी डिस्क है? प्रैक्टिकल। आपके पास फ्लॉपी डिस्क घर में मौजूद है? जी नहीं, तो मैं उन्हें वो क्या कहते हैं निकाल देखिए, कहीं किसी न किसी तरीके से मैं दिखा दूंगा, किसी न किसी तो तरीके से मैं क्लियर तस्वीर समझाऊंगा दिखाएंगे कि ना आप, होती क्या है। तस्वीर दिखाएंगे ना, समझाऊंगा कि होती क्या है। मतलब तस्वीर दिखाएंगे ना आप, जी। उसकी तस्वीर दिखाएंगे ना। अब अगर आपका छोटा भाई आपसे पूछ ले फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, तो आप उसको गूगल से फोटो निकाल के दिखा देंगे ये होती है। फिर वो आपसे सेकंड सवाल ये पूछेगा मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, क्योंकि मेरी किताब में तो लिखा है फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो है स्टोरेज करते हैं। वो आपसे बोलेगा लाइए आप अपने लैपटॉप में फ्लॉपी डिस्क लगाने की जगह दिखाएं। आप तो सर खुजाएंगे, बोलेंगे यार ये फ्लॉपी डिस्क कहाँ से लगाऊं। आपकी मैट्रिक की किताब में फ्लॉपी डिस्क का जिक्र है। आपकी मैट्रिक की किताब में जो है वो बड़े वाले मॉनिटर का जिक्र है। वो बड़े वाले मॉनिटर और वो फ्लॉपी डिस्क एग्जिस्ट कहाँ करती है। आपका एजुकेशन सिस्टम जो है ना, चले इससे ये बात बाद में करते हैं, इससे पहले शुरू से बात कर लेते हैं। आपके मुल्क के अंदर तबकाती जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम है। आप ये कहते हैं कि आप कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं। मुत्तहिद करने के लिए आप ये कहते हैं कौम को एजुकेट करना पड़ेगा या लिटरेट करना पड़ेगा। जब आपके मुल्क के अंदर एक जैसा तालीमी निज़ाम ही नहीं है, तो आप फिर कौम को एक कैसे करेंगे? आपका तालीमी निज़ाम शुरू कहाँ से होता है? एक है आपके मुल्क का बड़ा स्कूल जो ओ लेवल्स पढ़ाता है। फिर एक आप ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ाता है, सही है। फिर उससे नीचे आता है आपके शहर का बड़ा स्कूल जो ओ लेवल्स ए लेवल्स भी पढ़ाता है। और उसके साथ साथ जो आपके आगा खान बोर्ड है या दो, अब जो है वो जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी बोर्ड आ रहा है, वो पढ़ाता है। उससे नीचे आइए तो फिर एक इलीट स्कूल है जो आपका नॉर्मल बोर्ड पढ़ाता है। आपके यहाँ शहर का एक बोर्ड है, फिर एक फेडरल बोर्ड है, फिर एक आगा खान और ये प्राइवेट एजुकेशन बोर्ड है, फिर एक है कैम्ब्रिज सिस्टम है। और इन सब एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन है वो भी मुख्तलिफ है, सही है। एक बच्चा पढ़ रहा है मुल्क के बड़े स्कूल में, एक बच्चा पढ़ रहा है शहर के बड़े स्कूल में, एक बच्चा पढ़ रहा है इलाके के बड़े स्कूल में, एक बच्चा पढ़ रहा है इलाके के छोटे स्कूल में, एक बच्चा पढ़ रहा है पीले स्कूल में और एक बच्चा पढ़ रहा है मदरसे में। इन तमाम बच्चों का क्या मेच्योरिटी लेवल और एजुकेशन लेवल एक जैसा है? नहीं। जब आपका तालीमी निज़ाम ही बटा हुआ है तो फिर आप कौम को कैसे मुत्तहिद करेंगे मेरे भाई? एक बच्चे को आप आज तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क डजंट एग्जिस्ट। मेरा छोटा भाई परसों मुझसे पूछा था फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। अब मैंने, और वो मेरा जो छोटा भाई है, एक तो वो
उसने मुझसे अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लिया, ऊपर से उसके ऊपर उसने सवालात की एक बौछार कर दी कि आप मुझसे ये कहते हैं कि मेरी किताब ये मुझसे बोलती है कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो है वो हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो ये बताइए मैं फ्लॉपी डिस्क लगाऊं कैसे अपने कंप्यूटर में, और मुझे फ्लॉपी डिस्क आप खरीद के दें। अब मैं बोल रहा हूँ भाई फ्लॉपी डिस्क बहुत पुरानी बात है, बोल रहे पुरानी बात है तो मेरी किताब में क्यों लिखी? आपकी, अगर मैं कराची बोर्ड की बात कर लूं ना, जो किताब मेरे वालिद साहब ने पढ़ी थी ना, वही किताब मेरे छोटे वाले चाचा ने पढ़ी, वही किताब मैंने पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मीन वही आप यही किताब मेरा कहना छोटा चाह रहे भाई हैं पढ़ कि रहा जो है। यानी कि हमारा उसके एजुकेशन अब्बा, सिस्टम, मीन यानी आप यही कहना चाह यानी रहे हैं कि कि जो मेरे वालिद हमारा साहब की एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमारी एजुकेशन जो लेवल है ना, जो एजुकेशन का हमारा मेयार है, वो ये कहता है कि मेरे वालिद साहब से लेके मेरे छोटे भाई तक टेक्नोलॉजी तो अभी तक इनहेंस हुई नहीं। यानी कि वो आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग की दौर में पढ़ रहा है कि डॉस क्या होता है, वो ये पढ़ रहा है कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, वो ये पढ़ रहा है कि जो है वो बड़ा बड़ा वाला जो मॉनिटर होता है, जो एक्सटेंडेड मॉनिटर होता है, वो क्या होता है। तो आप जब आप ऐसे पढ़ाएंगे तो आपकी ना कौम तरक्की कर सकती, तो कौम कैसे तरक्की करेगी? और दूसरी तरफ एक बच्चा जो है कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता है, कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को आप जदीद एजुकेशन दे रहे हैं, और जो एक पीले स्कूल में पढ़ता है वो अभी तक फ्लॉपी डिस्क पे अटका हुआ है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आप अपॉर्चुनिटी तो दे ही नहीं रहे ना कौम को, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहते कौम को, क्योंकि जिस दिन आपने कौम को शऊर दे दिया, जिस दिन आपने लिटरेट कर दिया अपनी कौम को, उस दिन आपके साहिब मसनद लोगों से सवालात हम जैसे लोग शुरू कर देंगे जो उनको कतन पसंद नहीं। मीन आपका भी यही कहने का मतलब है कि हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत है, और जो हमारा तकरीबन पिछले, जो हमारे वालिदैन के ज़माने में था, जो पिछले ज़माने में क्या आप कह रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम पीछे था वही अभी तक चला आ रहा है, हमने उसे चेंज नहीं किया, हमें चेंज करने की ज़रूरत है इसे, जी बिल्कुल हमें यही कहने का मकसद है, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे चेंज देता करने हूँ। की ज़रूरत है इसे। बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लॉकडाउन की वजह से जब हमने डिजिटल एजुकेशन की तरफ जाने का सोचा, या मजबूरी में अगर सोचा नहीं, मजबूरी में हमें जाने की जरूरत पड़ गई, तो अब आपके जो नौजवान है वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को हम नहीं मानते, हम ऑनलाइन क्लासेस हमें समझ में नहीं आती, आपके टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस देनी नहीं आती, क्योंकि मसला ये है कि कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करें। आप कॉपी पेंसिल ब्लैक बोर्ड की जो है वो ब्लैक बोर्ड का सिस्टम आज तक आपकी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी चल रहा है, मैं स्कूल की बात नहीं करूंगा, आपकी बड़ी यूनिवर्सिटीज बड़े स्कूलों में जो कई कई हजार रुपए फीसेस ले रहे हैं। मुझे तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट से मैंने पूछा कि मेरी और मेरे छोटे भाई की, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, मेरी और मेरे छोटे भाई जिस जो क्लास 4-5 में पढ़ता है उसकी फीस एक क्यों है? भाई मैं तो बैचलर्स कर रहा हूँ, मेरी फीस अगर ज्यादा होनी चाहिए तो मेरे छोटे भाई की, जिसको आप जो क्लास 4-5 में, उसकी एज कम्पेयर टू मी फीस कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी बराबर क्यों? अच्छा चले बराबर है तो उसको भी आप जो है वही कॉपी पेंसिल में और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। आज भी मेरा छोटा भाई जो है वो बैग के अंदर किताबों को वैसे ही लेके जाता है जैसे मेरे वालिद साहब लेके जाते थे, जैसे मैं लेके जाता था वही वैसे ही वो लेके जा रहा है। उसको आपने अभी तक डिजिटलाइज उसकी एजुकेशन को क्यों नहीं करा? मेरे वालिद साहब ने जो है, मैंने उससे ज्यादा में पढ़ा, मेरा छोटा भाई कई हजार रुपए में माना में पढ़ रहा है, जब भी वो वैसे ही पढ़ रहा है, तो फिर चेंज क्या हुआ? सिर्फ पैसों में ही फर्क हुआ है। बस फर्क ये है कि मेरे वालिद साहब जिस जमा क्लास में बैठते थे उसका पंखा नहीं चल रहा होता, मैं जिस क्लास में बैठा उसमें पंखा था। आज जो मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है वो एक एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन एसी वाले कमरे में बैठ के पढ़ा तो आप वही रहे, जो टेक्नोलॉजी तो आप पढ़ा ही नहीं रहे, आप उसको वही एजुकेशन दे रहे हैं जो मैट्रिक के बाद जब वो पास आउट होगा तो उसको ये पता नहीं होगा कि प्रेजेंट स्किल्स क्या होती हैं, उसको ये पता ही नहीं होगा कि लोगों से बात कैसे करते हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स तो होंगी नहीं। हमने सिर्फ उसको स्कूल में इसलिए दाखिला थोड़ी कराया कि वो 2+2 4 बोलना सीखे, हमने तो उसको इसलिए बताया कि कल को वो मेरी गलती मुझे बताए, कल को वो इस कौम के वो लोग जो इस कौम को कौम के अंदर गलत बात कर रहे हैं उनको ये बता सके कि तुम गलत बोल रहे हो, गलत को गलत और सही को सही बोलने का आप उसको शऊर तो दें, आप तो उसको सिर्फ ओके भाई, किताबें रटवा रहे हैं। ओके।
ओके वासिफ भाई, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे सेशन को ज्वाइन किया और अपने ख्यालात का यहाँ पे इजहार किया हमारे व्यूअर्स के साथ। अपनी जो लाइफ जर्नी थी वो आपने डिस्कस की। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो अभी लाइव सेशन देख रहे हैं या जिन्होंने देखा है, और या जो इस लाइव वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो को बाद में देखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा सीखेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच, एंड उन व्यूवर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे सेशन को ज्वाइन किया और देखा। सो थैंक यू ऑल। एंड वासिफ भाई, लास्ट पे आप अपना ब्रीफ सा कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए या जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनके लिए। सर मैं आप पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे बैठने के मौका फराम करा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और रेहान अल्लाह वाला साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जैसे कि उन्होंने हमारे इस मुल्क के नौजवानों को ये शऊर दिया। और स्ट्रीम यार्ड, अगर मैं ये कहूँ कि स्ट्रीम यार्ड पे जितने भी मैंने सेशन करे, स्ट्रीम यार्ड मैंने रेहान अल्लाह वाला साहब से सीखा है। और मैं समझता हूँ रेहान अल्लाह वाला साहब जो काम कर रहे हैं कॉम को डिजिटलाइज मीडिया की तरफ लाने के लिए, टेक्नोलॉजी की तरफ लाने के लिए, मैं समझता हूँ कौम उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऑल दो लोगों को लग रहा है कि ये कोई इट डज नॉट एग्जिस्ट या ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाला वक्त ये बताएगा कि हमको डिजिटलाइज जो है वो अपने सिस्टम को करना होगा और हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डिजिटल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू करना होगा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से। क्योंकि अब दुनिया जो है वो डिजिटली ग्रो कर रही है और हम जो है वो आज भी जो है वो दूसरी तरफ और स्टोन एज टाइप स्टोन एज की तरह जो है वो हम तरक्की कर रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा और मैं तमाम नौजवानों से आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आपको काम करना होगा। आपको इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो इसलिए आप अपने आप को इतना स्किल्ड और इतना एक्सपीरियंस कर लीजिए कि आगे चलकर आप इस मुल्क की बागडोर संभाल सके। और वो तमाम नौजवान जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि पाकिस्तान की सिस्टम का हिस्सा किसी न किसी हद तक ज़रूर बनिए, क्योंकि ये मुल्क हमारे अजदाद की कुर्बानियों का समर है। और ये मुझ पर और आप पे फ़र्ज़ है कि हम इसकी बेहतरी तरक्की के लिए काम करें। जो लोग डिजिटली कर सकते हैं वो डिजिटली करें, जो सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू करें, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा बन के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या मेरी जैसे यूथ पार्लियामेंट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्सा बन के कर सकते हैं वो वैसे करें। जो सियासी बसारत रखते हैं, जो सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं तमाम नौजवानों से ये कहूँगा कि आप ज़रूर अपना सियासी, अगर आप शऊर रखते हैं, सियासी आप सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। मैं आप तमाम लोगों से, क्योंकि हम हमारी पंजाब कैबिनेट भी मौजूद है, मैं आप तमाम लोगों से भी कहूँगा कि आप यूथ पार्लियामेंट का फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, यूथ पार्लियामेंट को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मीडिया में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, किसी में भी ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रूम योर सेल्फ एंड टू ब्राइट योर फ्यूचर। तो आप यूथ पार्लियामेंट का भी हिस्सा बनिए और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते रहिए। और वो तमाम लोग जो आपको किसी भी हद में ये कहते हैं कि आप जो है वो इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी नहीं ला सकते, वो गलत कहते हैं। अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते रहें, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल रिटर्न बैक। और अगर आप अपने कौम की बेहतरी के लिए काम कर गए, तो मैं समझता हूँ आप उन खुश नसीब लोगों में से होंगे जो अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम, आपको अगर खुदावंद करीम काम ले लेगा, तो मैं समझता हूँ आपसे बेहतर और आपसे खुश नसीब आदमी कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि आज ये जो साहिब मसनद है कल ना होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है और खून सभी का शामिल है, यहाँ की मट्टी में पाकिस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। अपनी कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ओके वासिफ भाई, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, एंड अगेन मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया और अपने ख्यालात का इजहार किया यहाँ पर आके। सो व्यूवर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे लाइव सेशन को देखा और वासिफ वासिफ भाई से सीखा। सो थैंक यू आर।
अब मैं इस लाइव सेशन को एंड करना चाहूँगा एंड इंशाल्लाह वैसे आप मैं बहुत सबसे शुक्रगुजार हूँ और आपका भी कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया और थैंक यू उम्मीद आज। करता हूँ कि अब मैं लाइव सेशन को एंड करना चाहूँगा एंड आई थिंक आपके पास मेरी साउंड थोड़ी लेट पहुंच रही है, सो ओके, इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।